आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश भर में मनाई गई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान से चर्चाओं में आए अकील अहमद ने कांग्रेस पर बोला हमला, अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का किया ऐलान। हल्द्वानी रेलवे भूमि पर काबिज 4365 अतिक्रमण तोड़ने के लिए जिला प्रशासन और रेलवे की हुई अहम बैठक। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने गैर कानूनी रूप से संचालित हो रहे 5 स्कूलों पर की कार्रवाई। बिना मान्यता के संचालित हो रहे स्कूल पर सीईओ ने ठोका 1 लाख का जुर्माना। राजपुर थाना क्षेत्र के लॉन्ज में 31 वर्षीय महिला का मिला सड़ा गला शव, पुलिस जांच में जुटी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान से चर्चाओं में आए अकील अहमद ने फिर से कांग्रेस पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने जल्द ही अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान से चर्चाओं में आए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद ने कांग्रेस पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। विकासनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की मुस्लिम विरोधी सोच तो जग जाहिर है, लेकिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे के बाद कांग्रेस की मुस्लिम विरोधी सोच सामने आ गई है। अकील अहमद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुस्लिमों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है और हक की आवाज उठाने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा कि वो सभी राजनीतिक दलों की जन विरोधी नीतियों को देख चुके हैं, जिसके चलते अब वो जल्द ही जनहित और सर्व समाज के लिए पार्टी का गठन करेंगे। वहीं उन्होंने एक बार फिर सूबे में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने और दलितों के लिए मंदिर बनाने का दावा करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में हार का ठिकरा उन पर फोड़कर पार्टी से उनको निष्कासित किया है, लेकिन पार्टी हाईकमान द्वारा कराई गई समीक्षा से यह साफ हो चुका है कि कांग्रेस की हार का कारण गुटबाजी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि उन पर सवाल या निशान लगाने वाले नेता अब हाशिए पर आ गए हैं। मैंने कहा मैं 16 साल कांग्रेस को दिए और इन 16 सालों में मैंने जो महसूस किया वही मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ कि बीजेपी तो जो है खुला बोलती है मुसलमानों के खिलाफ, सबको मालूम है। बीजेपी और कांग्रेस एक सिक्के के 2 पहलू। कांग्रेस जो है अंदर से वार करती है मुसलमानों को, सामने से आ जाओ और अंदर से चाकू मारने का काम कांग्रेस करती है जो है। और क्योंकि जब भी मुसलमान, अगर कोई मुस्लिम जो है अपने आवाज़ हक के लिए जो है आवाज़ उठाए, तब वो उसको बर्दाश्त नहीं करते। टिकट की मांग करेगा कोई, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे जो है। जब हिस्सेदारी की बात आएगी तो कांग्रेस को दरकिनार कर दी। तो कांग्रेस जो है सिर्फ मुसलमानों को वोट के लिए इस्तेमाल कर रही है, खाली वोट तक उनका मकसद है। उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कोई और मकसद नहीं है, क्योंकि मैं 16 साल में मैं देख चुका जो है। अगर आपने संगठन में सचिव बना दिया, महामंत्री बना दिया, एक व्यक्ति अगर मेहनत कर रहा है दिन रात, तो आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उसको दे दी जो है। क्या दे दिया आपने जो है? जिन लोगों को आप टिकट दे रहे, ऐसे लोगों को आप टिकट दे रहे जो कांग्रेस में जिन्होंने 5 साल काम भी नहीं किया, जो घरों में रहे अपने। हम तो पूरे कोरोना महामारी में क्षेत्र में रह के हमने काम किया, लोगों की सेवा की, लेकिन फिर भी हमारा टिकट काट दिया गया। क्या चुनाव के दौरान आप IMN के साथ भी देखे गए, तो ओवैसी की पार्टी के साथ भी देखे गए। किसने कहा टिकट की भी दावेदारी? किसने कहा आप जो है ये मनगढ़ंत कहानी की बताया? वायरल हुए आपके? किसके साथ हुए बताओ मुझे? प्रत्याशी के साथ हुए, ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी के साथ। कौन बताओ? आपके वो हुए वायरल? नहीं, ये कहना गलत है भैया। मेरी बात सुनो, मुझे उड़ जाओ मत जो है। वैसी उसी से मेरा कोई मतलब नहीं है, और ना जो है मैं वैसी से कभी जो है मिला, और ना मैंने वैसी के किसी प्रत्याशी से मुलाकात की। मैं रुड़की में जरूर गया था, मगर वो ग्रामीण हरिद्वार में, वो भी कांग्रेस का जो है पर्यवेक्षक बन के, उसको जो है बैठाने के लिए जुल्फकार को, उसको मैंने जरूर कहा था कि हरीश रावत जी की वहाँ लड़की लड़ रही थी। मैंने कहा अगर आप जीत सकते हो तो आप लड़ो, अगर आप जीतने की स्थिति में नहीं है तो इनको समर्थन कर दो। वहाँ भी जरूर गया था, लेकिन मेरा और किसी IMM से कोई लेना देना नहीं है। आगे क्या रणनीति करने वाले? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ क्लियर, मैं ना तो कांग्रेस में जाऊँगा, ना बीजेपी में जाऊँगा क्लियर, और ना अगर आप कह रहे हो वैसी की पार्टी, ना मैं वैसी की पार्टी में जा रहा। वैसे तो मैं समाज सेवी हूँ, कर ही रहा हूँ। पार्टी से हट के भी आदमी सेवा कर सकता है, लेकिन अगर मुझे पार्टी जो है मनानी पड़ी तो फिर पार्टी अपनी बनाएंगे हम लोग मिलके। हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। हमने सब पार्टियों को देख लिया, सिर्फ सारी पार्टी जितनी भी पार्टियाँ हैं, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, सब जो है अपना उल्लू सीधा करती हैं और खाली जो है वोट के लिए राजनीति करती हैं, बाकी इससे ज़्यादा अलावा कुछ नहीं।
राजपुर थाना क्षेत्र के जाखन चौकी के अंतर्गत एक लॉन्ज में 31 वर्षीय महिला का सड़ा गला शव मिला है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि शव तकरीबन 1 से 1.5 महीने पुराना है और जिस कमरे में ये महिला रुकी थी उसके बेड के नीचे शव को छुपा कर रखा गया था। कल आस पड़ोस के लोगों को जब तेज बदबू आने लगी तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आकर कमरे को देखा जिसमें इस महिला की बॉडी मिली। हालांकि शव इतना पुराना है कि देखने पर ये बताना मुश्किल है कि हत्या किस तरह की गई होगी। पुलिस का कहना है कि इसे हत्या इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से प्रथम दृष्टया ये सारा मामला लग रहा है वो सिर्फ हत्या की ओर इशारा कर रहा है। आपको बता दें कि जिस लॉन्ज में महिला रुकी थी उसी में उसके साथ उसका पति भी रुका था, लेकिन महिला के पति का कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि दोनों वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे और महिला मसूरी में ही कार्यरत थी। मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी डॉक्टर आनंद भारद्वाज इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने जिले में गैर कानूनी रूप से संचालित हो रहे 5 स्कूलों पर अभी तक कार्रवाई कर दी है। पौड़ी के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल थॉमस स्कूल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए आरटीआई के तहत 1ली से 8वीं कक्षा की जनपद से बिना मान्यता के गैर कानूनी रूप से संचालित किए जाने पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज सेंट थॉमस स्कूल के निरीक्षण के दौरान स्कूल में नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी दस्तावेज एक-एक खंगालना शुरू कर रहे थे तो पता चला कि ये स्कूल कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा विभाग की बिना मान्यता के संचालित हो रहा है, जिस पर उन्हें आश्चर्य भी हुआ। उन्होंने कहा कि इस स्कूल में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ भी नियमों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। सीओ ने बताया कि स्कूल आरटीआई अधिनियम 2009 के तहत अनिवार्य और निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने स्कूल प्रबंधक को जुर्माना राशि कोषागार में जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर सीओ ने एफआईआर करने की चेतावनी दी है। वहाँ का निरीक्षण किया गया, विद्यालय का पठन पाठन भी मैंने देखा। वहाँ पर मैंने देखा तो संज्ञान में आया कि विद्यालय ने कक्षा 1 से 8 तक की जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट के तहत मान्यता लेनी होती है वो मान्यता अभी तक नहीं ली है और इसी के कारण मैंने उनसे कहा आप मान्यता ले लीजिए। उनका कहना है कि हमारे उसमें नहीं है, हम नहीं लेंगे। तो उन पर नियमानुसार राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट के सेक्शन 18-19 के अकॉर्डिंग उनके ऊपर 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है और यदि वो पेनल्टी नहीं देंगे नियत समय में तो 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से लेट पेमेंट वसूला जाएगा। नहीं देंगे तो उसके बाद स्कूल को सीज करेंगे और उनके विरुद्ध एफआईआर भी की। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सरकार को पिछले 2-4 साल के दौरान शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत हुए एडमिशन में हुई व्यापक धांधली में शामिल गिरोह का पर्दाफाश करने को विजिलेंस जांच करानी चाहिए, जिससे सरकार को हुई करोड़ों रुपए के नुकसान की भरपाई हो सके और दोषी विभागीय अधिकारियों, निजी विद्यालय प्रबंधक और इसमें शामिल दलालों के गिरोह को समाप्त किया जा सके। आलम यह है कि खंड स्तर के अधिकारी ईमानदारी से विद्यालय संचालित करने वाले विद्यालय प्रबंधकों से एडमिशन के नाम पर मोटी रकम की डिमांड करते हैं और मना करने पर उनको कई प्रकार की धमकी दी जाती है। साथ ही इनकी बात न मानने पर एडमिशन कोटा भी कम कर दिया जाता है। नेगी ने कहा कि विभागीय अधिकारियों, दलाल और कई भ्रष्ट निजी विद्यालयों की सेटिंग गेटिंग के चलते इनको मनमाना एडमिशन कोटा जानकारी हो जाता है और विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने रिश्तेदारों और निकट संबंधियों के मृत प्राय और बंद पड़े विद्यालयों तक को भी एडमिशन कोटा जारी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर ईमानदारी से काम करने वाले विद्यालयों को निर्धारित कोटा भी नसीब नहीं हो पाता, जिस कारण क्षेत्र के गरीब बच्चों को आरटीआई का लाभ नहीं मिल पाता। मोर्चा सरकार के समक्ष इस व्यापक धांधली की विजिलेंस जांच कराने की मांग रखेगा। दरअसल प्रदेश भर में आरटीआई के तहत होने वाले एडमिशनों में जिस तरह से ये खेल चल रहा है, हमारे संज्ञान में आया कि इसमें बहुत बड़ा एक नेक्सस काम कर रहा है। विभागीय अधिकारी और कुछ निजी जो विद्यालय हैं उनके प्रबंधन तंत्र और दलालों के माध्यम से इसमें इतना बड़ा खेल हो रहा है कि जो निर्धारित कोटा सरकार ने 25% आरटीआई के तहत जो निर्धारित कर रखा है उसमें 25% से कई अधिक कोटा अन्य स्कूलों को दिया जा रहा है और कई स्कूल ऐसे जो बिल्कुल बंदी के कगार में, कई स्कूल बंद हो चुके हैं और जो विद्यालय अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, जिनका संचालन ठीक है, ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाते हैं और वो इन जो विद्यालय प्रबंधन के जो तमाम अधिकारी हैं, जो खंड स्तर पे जो अधिकारी सरकार ने तैनात करके इनकी अगर वो बात को नहीं मानते हैं तो बहुत उनको एक तरह से खामियाजा भुगतना पड़ता है। उनको कई तरह से उनका उत्पीड़न किया जाता है और उनका जो निर्धारित कोटा 25% जो कर रखा है उससे भी कम उनको जो एडमिशन है वो उनको दिए जाते हैं। लेकिन जो सेटिंगबाज हैं, सेटिंगबाज 25% से कई अधिक वो इसमें एडमिशन कराने में सफल हो जाते हैं और इसमें मैं समझता हूँ अगर सरकार इसकी विजिलेंस जांच करा लेती है इस पूरे प्रकरण की 2-4 साल से लेकर के अब तक की,
तो निश्चित तौर पे सरकार को करोड़ों रुपए इनके द्वारा जो लूटा गया है, विद्यालय प्रबंधन द्वारा जो तमाम आरटी के जो एडमिशन है उसमें जो इन्होंने दलाली करके लूटा है, तो प्रदेश को कई जो लूट की राशि है वो वापस मिलेगी। और ये लोग जो इसमें मिलीभगत में शामिल है और सलाखों के पीछे हैं। हमारा यही कहना है जनसंघर्ष मोर्चा का, जो साधन विहीन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा। कई लोग ऐसे उनसे 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये लेकर के मानक में वो नहीं भी आते हैं, लेकिन उनको ये बैकडोर में एंट्री कर देते हैं, उनको एडमिशन दे देते हैं। और विद्यालय प्रबंधन जो हमारे ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा शोषण है। इस शोषण को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसकी विजिलेंस जांच करा के दम देंगे। हल्द्वानी में आतंक का पर्याय बन चुके बाघ को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 6 लोगों को मारकर नरभक्षी घोषित हो चुका ये बाघ अभी तक पकड़ से दूर है। इसके लिए रामनगर वन प्रभाग ने गुजरात तक से ट्रैकुलाइज टीम बुला ली है, लेकिन बाघ है कि हत्ते ही नहीं चढ़ रहा है। ऐसे में अब प्रभाग कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के वाइल्ड लाइफ डॉक्टर दुष्यंत शर्मा और उनकी रेस्क्यू टीम की मदद लेने का विचार बना रहा है। डॉक्टर दुष्यंत शर्मा को वन्य जीवों को ट्रैकुलाइज करने में महारत हासिल है। कॉर्बेट के ठिकाला के नरभक्षी से लेकर प्रदेश में वो कई वन्य जीवों को अभी तक ट्रैकुलाइज कर उनका रेस्क्यू कर चुके हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के से भी ड्रोन की टीम और जो हमारी वेटनरी टीम है जिसमें डॉक्टर हैं और ट्रैंकुलाइज करते हैं, वो टीम गई है। वहाँ पे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन द्वारा बाघ को पकड़ने के आदेश जारी किए गए हैं। तो उसी क्रम में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की जो एक्सपर्ट टीम है जो रेस्क्यू और ट्रैंकुलाइज करने में कार्य करती है, और साथ ही साथ जो ड्रोन की टीम है जो ट्रैकिंग का काम करती है, वो उसको डिप्लॉय किया जा रहा है। इससे पहले भी जो हमारे पालतू हाथी हैं उनको वहाँ पर टाइगर को ट्रैक करने के लिए डिप्लॉय किया गया। सूबे में बने सबसे बड़े टिहरी डैम में समाई ऐतिहासिक विरासत टिहरी की यादें अभी धुंधली भी नहीं हुई थी कि सूबे के विकास की राह पर एक और गांव ने जल समाधि ले ली है, जहां के ग्रामीण अपने पैतृक गांव को डूबता देख गमजदा तो है ही, साथ ही उनमें सरकार के प्रति आक्रोश भी है। सन 60 और 70 के दशक में पचपदून क्षेत्र में बनी छिबरो, ढकरानी, ढालीपुर, कुल्हाल और खारा जल विद्युत परियोजनाओं के बनने के दौरान जौनसार बावड़ क्षेत्र में लखवाड़, व्यासी और किसाऊ जल विद्युत परियोजना की भी आधारशिला रखी गई, जिसमें पचपदून की 5 जल विद्युत परियोजनाओं को बनकर तैयार हो गई। लेकिन जौनसार बावड़ क्षेत्र में आने वाली किसाऊ और लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना परवान नहीं चढ़ पाई। आलम यह हुआ कि 70 के दशक में लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना पर काम तो शुरू हुआ, लेकिन सरकारों के दावों, वायदों और तमाम दिक्कतों के चलते परियोजना अधर में लटक गई, जिस पर एक बार फिर उत्तराखंड के अस्तित्व में आने के बाद कवायद शुरू हुई। इसके चलते पूर्ववर्ती भाजपा और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने 3 बार यहाँ शिलान्यास किया। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद बनकर तैयार हुई 120 मेगावाट क्षमता वाली लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना के सामने एक समस्या आ खड़ी हुई। वो थी डूब क्षेत्र में आए लोहारी गांव के विस्थापन की, जिसके ग्रामीणों को विस्थापित करना और गांव खाली करना बड़ा सवाल था। दरअसल जहां पहले 50 साल पहले करीब 10 से 12 परिवार हुआ करते थे, अब यहां 80 से ज्यादा परिवार वाला भरा पूरा गांव बस चुका है, जिनको मुआवजा देना और उनका कहीं और विस्थापन करना बड़ा सवाल बना, जिसका नतीजा यह रहा कि यहाँ के ग्रामीणों को मुआवजा जमीन के बदले जमीन की मांग को लेकर लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा और जेल तक जाना पड़ा। मौजूदा समय में भी यहाँ के ग्रामीण पिछले 4 महीने से लगातार अपनी इन्हीं मांगों को लेकर धरने पर रहे। तो वहीं यमुना नदी पर जूड़ों में बने डैम में लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना के लिए पानी एकत्र किए जाने लगा, जिसके चलते अब लोहारी गांव को खाली कराने के लिए प्रशासन को सख्त रुख अख्तियार करना पड़ा और बीती 5 अप्रैल को जिला प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को 48 घंटे में गांव खाली करने के नोटिस देकर गांव में चस्पा भी किए गए और 8 अप्रैल को गांव खाली करा लिया गया। तो वहीं डैम के लिए बनी झील में पानी छोड़ा जाने लगा। वहीं दूसरी ओर हालांकि गाँव में मौजूद सभी प्रभावित परिवारों को मुआवजा राशि दी जा चुकी है, लेकिन न तो ग्रामीणों के विस्थापन पर कोई ठोस पहल हो पाई है और न ही प्रभावित परिवारों के रहने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था ही हो पाई है। देखिए, जब विस्थापन की कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई को अमली जामा पहनाने के लिए सारी व्यवस्थाओं को देखा जाता है। और मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से यहाँ पर लोगों के घरों पर नोटिस चस्पा किए गए तो कदापि उचित नहीं था, क्योंकि पूरी तरीके से इनके घरों की नाप नहीं ली गई थी, इनके आंगन को नहीं नापा गया था। तो ये सब अनियमितताएं थी। अगर अनियमितताएं नहीं होती तो फिर आज यहाँ पर जो है ना तो प्रशासन को आना पड़ता ना मुझे आना पड़ता है। ये बड़ी घोर लापरवाही जो है, निश्चित रूप से
UGVNL के जो अधिकारी है उन्होंने प्रशासन और सरकार को गुमराह करने का काम किया है। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है और हम लोहारी गांव के लोगों के साथ हैं और जब तक इनका रिहेबिलिटेशन नहीं होता है हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। सरकार के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से जो है हमारे उचित व्यवस्था की जाए और हमारा गांव बसाया जाए, नहीं तो सब लोग बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। मैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी हूँ और यहाँ पे खुले में जो हम लोग खाना बना रहे हैं तो इसमें बहुत सारी धूल मिट्टी के कण मिल रहे हैं। हाथ धोने के लिए हमारे कोई पानी की व्यवस्था नहीं है अच्छी तरह से, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। तो कल भी 4-5 लोगों को उल्टी दस्त हो गए तो हम बीमारी की चपेट में आ सकते हैं और हमें बहुत समस्या है, यहाँ पे रहने के लिए बहुत समस्या हो रही है। और मेरा नाम सुचिता तोमर है और मैं एक ज़रूरी बात ये कहना चाहूँगी कि जो आप बार बार कह रहे कि मुआवजा मिल गया है, तो मुआवजा जिसका मिल गया है हम उसका नहीं ले रहे, जो नहीं हमारी जिसका नहीं मिला है हम उसका कह रहे कि हमें एक जगह विस्थापित कर दो, हमारा गांव बसाया जाए। जो ज़मीन हमारी जिसका मुआवजा मिला तो सन 72 में कभी 1 खेत लिया, कभी 2 खेत लिया, कभी 3 खेत लिया। माना कि मेरे पास 20 बीघे ज़मीन है तो मेरी 10 बीघे उन्होंने बार 8-9 बार एक्वायर करी है ज़मीन, तो वो इसलिए वो जो 10 बीघे की हमें मिल रखी है हम उसका नहीं मांग रहे, जो शेष बची हुई है हमारी तो हम उनका मांग रहे कि हम एक जगह विस्थापित कर दो। मेरा नाम आशा चौहान है। हम सरकार से यही मांगते हैं कि हमारे लिए गाँव की व्यवस्था कर दी जाए। हमारे पास यहाँ रहने के लिए जगह नहीं है, सोने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए जगह नहीं है। हम तो सारे ऐसे व्यस्त पड़े हैं, इधर उधर पीने के लिए पानी नहीं है हमारे लिए। सरकार वहाँ दिल्ली में तो खूब बोल रहे हैं हम फ्री में लाइट दे रहे, फ्री में पानी दे रहे, कहाँ जा रहा है तुम्हारा वो सब? हमारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा, हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कितने घंटे हो चुके हैं ऐसे खुले में आप लोग को यहाँ पर? हमको आज 5वां दिन ही यहाँ बैठ गए ऐसे ही, और इतनी धूप होती है दिन भर में हम यहीं बैठे रहते हैं। हल्द्वानी में रेलवे अतिक्रमण को लेकर रेलवे अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट की टीम के साथ अतिक्रमण को लेकर बैठक की गई, जिसमें सभी प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। रेलवे ने अपना प्लान डिस्ट्रिक्ट की टीम के सामने रखा और इस संबंध में रेलवे अथॉरिटीज के साथ जिलाधिकारी और प्रशासनिक टीम की भी मीटिंग हुई। जिलाधिकारी का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के लिए फोर्स बाहर से आएगी तो उनके लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी करनी होगी और साथ ही अतिक्रमण को टूटने से कम 1 से 1.5 महीने का वक्त लगेगा, जिसके लिए रेलवे के आलाधिकारी और जिला प्रशासन के साथ महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया इस महीने के अंत से शुरू कर दी जाएगी। आज इस संबंध में रेलवे अथॉरिटीज़ के साथ हमारी मीटिंग थी और हमारे डिस्ट्रिक्ट की टीम जिसमें एसएसपी वगैरह सभी हैं और जो हम लोगों ने इन्होंने अपना प्लान दिया उसके हिसाब से अपना एक असेसमेंट हम लोगों ने किया है कि कितने फोर्स की हमें आवश्यकता होगी और उस फोर्स के हिसाब से हम लोगों ने इनको बता दिया हमें कितनी गाड़ियों की हमें आवश्यकता होगी। और ऐसा तो है नहीं कि जितनी पैरामिलिट्री भी जो बाहर से आ रही है या फिर वो आएंगे ट्रेन से, उनको लाने ले जाने के लिए बसेस की आवश्यकता होगी, उनके रहने के लिए उस जगह पे आपको टॉयलेट्स बनाने होंगे, बाथरूम्स बनाने होंगे, बिजली पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, 24 घंटे उनको अनइंटरप्टेड जो है सप्लाई उनको देनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो भी जितना भी खर्चा आ रहा है और बहुत सारे ऑफिसर्स की ड्यूटी लगेगी और लगभग ऐसा तो है नहीं कि 1 सप्ताह में अतिक्रमण हट जाएगा, तो मिनिमम 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी लग सकता है। तो उस हिसाब से जितना भी खर्चा आ रहा है तो हम उनको बता रहे हैं कि ये खर्चे आ सकते हैं, तो ये आप लोगों को वहन करने पड़ेंगे। वे हमें बताएंगे कि रेलवे के अधिकारी हमें बताएंगे कितने तारीख से हमें ऑपरेशन स्टार्ट करना है और स्टार्ट करने से पहले मिनिमम 5 दिन पहले तो इनको तैयारियां करनी पड़ेंगी जब फोर्सेस हमारी पहुंचेंगी तो उनके रहने के लिए। तो मिनिमम मान के चलिए कि जब भी हमें बताएंगे तो उससे पहले हमें बताना कि हमारी टीमें इतने तारीख को पहुंचेंगी, तो उससे पहले भी दिया नहीं उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने प्लान बना दिया है और प्लान में भी डेज के हिसाब से बताया उन्होंने कि पहले दिन हम इतना इंक्रोचमेंट हटाएंगे, दूसरे दिन इतना इंक्रोचमेंट हटाएंगे। तो ये 30 दिन का उन्होंने हाँ इसी महीने से मानिए। तो क्योंकि जैसे ही आप दे देंगे ये प्रोग्राम प्लान दे देंगे हम इस डेट से हटाना चाह रहे हैं और उसी बीच में हम लोग अपने फोर्स की डिमांड कर लेंगे। जब फोर्स की डिमांड आ जाएगी, पूरी हो जाएगी, तो उस हिसाब से देखिए हमारा काम सिर्फ एक शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से उनको फोर्स और मजिस्ट्रेट उपलब्ध कराना। ये रेलवे की अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी है, उन्हीं को तय करना है कि किसका घर टूटना है, कौन से अवैध घर है। इसमें हमें कोई कमेंट नहीं करना, ये रेलवे की अपनी खुद की जिम्मेदारी है।
पहाड़ों की रानी मसूरी में कल देर शाम को अचानक मौसम ने करवट बदल दी। तेज हवा और आंधी के साथ तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुई। मौसम के बदलने से मौसम सुहाना हो गया और तेज हवा और बारिश होने से तापमान में गिरावट के बाद लोगों को ठंड का एहसास होने लगा। बदले मौसम का देश विदेश से मसूरी आए पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया। वहीं निचले इलाकों में इन दिनों गर्मी काफी पड़ रही है, जिससे निजात पाने के लिए पर्यटक पहाड़ी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। गरुड़ क्षेत्र के डंगोली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति में माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। भारतीय दलित साहित्य अकादमी के सदस्य प्रकाश चंद्र ने बताया कि संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का निर्माण इसी मंशा से किया गया था कि पूरा देश एक रूप में रहकर समानता के आधार पर अपना जीवन यापन करे और आज भी उनके संविधान निर्माण से पूरा देश इस पथ पर अग्रसर है। आज हम सभी लोगों ने बाबा साहब की 131वीं जन्मदिन मनाया। यहाँ पे हम वर्षों से यहाँ पर इनका जन्मदिन मनाते आते हैं और आज हमने सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाया। और मैं सभी देशवासियों को बाबा साहब के अम्बेडकर जी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग समान भाव से रहें इस देश के अंदर और उनके बताए हुए मार्ग पर आगे चलें। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के ग्राम तल्ला विरल गांव में अनुसूचित मोर्चा के सल्ट मंडल अध्यक्ष किशोर स्नेही के नेतृत्व में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 131वीं जयंती पर भाजपा कार्यकर्ता ने उनकी प्रतिभा पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण किया। बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर चलने का आह्वान भी किया गया। वहीं अनुसूचित मोर्चे के सल्ट मंडल अध्यक्ष किशोर स्नेही ने कहा कि भारत के संविधान को रचने में बाबा साहेब का बड़ा योगदान रहा है, यही उनकी देन है। आज हमारा देश अखंड भारत चलाता है। वो न सिर्फ संविधान के रचयिता थे, बल्कि समय समय पर उनके द्वारा लोक हित और समाज उत्थान के कई कार्य किए गए। बाबा साहेब एक सच्चे समाज सुधारक थे। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।